नहीं छोड़ती लेना प्रकृति अपना प्रतिशोध। प्रकृति का कहर जब मानव के ऊपर पड़ता है तो इसी तरह विनाश लीला को जन्म देता है। हेलो बच्चों, मैं विकास चतुर्वेदी, ज्योग्राफी एक्सपर्ट V2IAS एकेडमी में आप लोगों के सामने 7 फरवरी को होने वाली घटना जो उत्तराखंड में घटी है, ये प्रकृति का विनाश लीला, प्रकृति का तांडव आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये महाविनाश लीला कैसे हुई। मैं बच्चों को पढ़ाते समय ये बताता हूं कि कुछ भी कर लो, नेचर के साथ खिलवाड़, प्रकृति के साथ खिलवाड़, प्रकृति का शोषण उतना ही करो जितना प्रकृति उसके साथ बैलेंस करती चले। ध्यान रखना, कितने भी आप नेचर के साथ खेलते चले जाओगे, जिस दिन ये प्रकृति अपना प्रतिशोध लेती है उस दिन महाविनाश लीला होती है। ये चीजें मानव के रोकने के बाहर हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि नहीं छोड़ती लेना प्रकृति अपना प्रतिशोध। आज V2IAS एकेडमी में मैं ये कल 7 फरवरी की जो घटना घटी है, इसके विषय में वैज्ञानिक विवरण देने जा रहा हूं कि ये घटना कैसे हुई और इसको IAS के बच्चे और आम जनता दोनों के लिए काम है इसका। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ये पता चल सके कि भविष्य में भी ऐसी बर्बादी होगी, ऐसी भयानक दुर्घटनाएं होंगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आइए समझते हैं उत्तराखंड के चमोली में होने वाला ये महाविनाशक प्राकृतिक आपदा क्या कारण है। देखिए, जैसा कि गंगा के मैदान में बहने वाली गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये पूर्व की तरफ बहती हुई जाकर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। गंगा मुख्य नदी है, इसकी अनेकों सहायक नदियां हैं। इनके सहायक नदियों में एक इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा को गंगा कहा जाता है। ये छोटी बहन है गंगा की, जो आके गंगा से विश्व प्रयाग में मिलती है और यहां पर इलाहाबाद की तरह संगम लगता है। इन दोनों का जल मिलने के बाद बड़ा पावन हो जाता है। कहते हैं उत्तर से ऊपर से भागीरथी आ रही होती है, भागीरथी और अलकनंदा का मिलने के बाद तब इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। बहरहाल हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, चलते हैं जहां पे प्राकृतिक आपदा घटी है अलकनंदा के जल के साथ ऊपर। अलकनंदा का उद्गम 2 सहायक नदियों के द्वारा होता है। पहला विश्व गंगा और दूसरा धौली गंगा। एक माना दर्रे से निकलती है और दूसरा नीति दर्रे से निकलती है। दोनों 2 ग्लेशियर से आती हैं और दोनों का जल जब मिलता है तो दोनों के विश्व गंगा और धौली गंगा के जल मिलने के बाद यह नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। दोनों का मिश्रित जल लेके आती है और अलकनंदा आके विश्व प्रयाग में किससे मिल जाती है, भागीरथी से मिलती है। बहरहाल अब आइए विश्व गंगा को छोड़कर आते हैं जहां ये दुर्घटना घटी है। कहते हैं धौली गंगा की उत्पत्ति लगभग अलकनंदा ग्लेशियर से होती है। यह कुछ दूरी पे आने के बाद ये धौली गंगा जब आगे बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा और उत्तर से आती है पहाड़ियों से आने के बाद कहते हैं ये अलकनंदा ग्लेशियर से निकलकर अपना जल लेकर आकर धौली गंगा में मिलती है। ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को। यहां से निकलने के बाद आकर धौली गंगा में मिलती है। जब धौली गंगा में मिलती है तो यही एक गांव है जिसका नाम है रैणी गंगा, रैणी स्थान है और इसी गांव के आसपास में आपका ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था रैणी गांव में। अब देखिए कहानी क्या चलती है। ग्लेशियर यहां से टूटा और ग्लेशियर के साथ धारा तेज हुई, जल निकला और जल तेजी से बहता हुआ आया और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। इसके बाद यह जल आकर कहां मिलता है, धौली गंगा में मिलता है। धौली गंगा में मिलने के बाद
जल ज्यादा हो जाता है और ज्यादा होने के बाद धौली गंगा पर स्थित तपोभूमि पावर प्रोजेक्ट जो 10 साल से इस पर विवाद चल रहा है और ये इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत इस पे काम हो भी चुका था लेकिन ये भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गंगा नदी के द्वारा ऋषि गंगा का महाजल उपद्रव करता हुआ तेजी से घाटियों से बहता हुआ ग्लेशियर का जल अपने साथ मलबा, धूलकण, अवसाद, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, गाद, मिट्टी सब लेकर सीधे धौली गंगा में आया और धौली गंगा से अलकनंदा में आएगा और अलकनंदा से सीधे पहुंचेगा यहां पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि शीत ऋतु में ये पहाड़ों पर जो ग्लेशियर है ऋषि गंगा का, ये ग्लेशियर पिघला क्यों? क्योंकि ठंड के समय में ग्लेशियर जमा होते हैं और जमा होकर इनकी परतें मजबूत होती हैं, लेकिन ठंड के समय में होने वाला यह ग्लेशियर का स्खलन, फिसलना एक महाप्राकृतिक आपदा को निमंत्रण देता है कि ऐसी घटनाएं अगर आगे भी हुई तो गर्मियों के दिनों में तो इतनी ज्यादा स्लाइडिंग होगी, बर्फ इतनी ज्यादा टूटेंगी कि अनेकों तबाहियों को जन्म देगी। बहरहाल आइए देखते हैं कि ऋषि गंगा का जो ये ग्लेशियर था शीत ऋतु में कैसे पिघला, कैसे ये टूटा और टूटकर ये भीषण तबाही को जन्म दिया। आप जानते हो कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। आगे बताऊंगा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट क्या है। तपोभूमि पावर प्रोजेक्ट भी ध्वस्त हो गया। भयंकर तरीके से भीषण तबाही करती हुई ये ऋषि गंगा नदी आगे धौली गंगा में मिलती है। अब यहां जानने के लिए चलते हैं कि ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं। पहले ये जान लेते हैं, इसके बाद समझेंगे कि ये ग्लेशियर टूटा कैसे। आइए देखते हैं। कहते हैं पर्वत की ऊंचाई है, माना इस पर्वत की ऊंचाई 5000 मीटर है, 5000 का एवरेज माउंटेन है। कहते हैं जब सतह से ऊपर चलते हो, ध्यान से समझिएगा, जब सतह से ऊपर चलते हो तो प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सी तापमान कम होता जाता है। अब जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जान रहे होंगे और आम जनता भी जान ले कि जब जमीन से ऊपर चलते हो तो प्रत्येक 1000 मीटर पर 10 डिग्री सी तापमान कम होता चला जाता है। ध्यान रखें कि 10 डिग्री सी तापमान कम होता जा रहा है, मतलब प्रत्येक 1000 मीटर पर कितना 10 डिग्री सी तापमान माइनस होता जा रहा है। मतलब 1000 मीटर गए 10 कम हो गया। मान लो एवरेज मान लो कि इस यहां का तापमान, जहां ये पहाड़ है वहां का तापमान, औसत तापमान 30 डिग्री सी है। इसका मतलब यह हुआ कि 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाते जाते 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाते जाते तापमान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सी के नीचे चला जाएगा। यही वो लेयर है जिसके बाद अब तापमान कम होगा तो इसके ऊपर आइस की परत जमना शुरू हो जाएगी। यही आइस की परत ग्लेशियर या बर्फ चादर या आइस शीट के नाम से जानी जाती है। इसी आइस शीट से जब ये आइस शीट पिघलती है तो नदियों का धाराएं निकलती है, नदियों का जन्म होता है। अब आप ये समझ लिए कि बर्फ पहाड़ों पे कैसे जमती है। अब ये बर्फ आई कहां से, सवाल पूछोगे, कह रहे हो गुरुजी कि ये ऊपर जाते हुए 10 डिग्री से तापमान कम हो रहा है, मान लो यहाँ 0 डिग्री सी हो गया, तो बर्फ के लिए जल कहां से आया। तो आप जानिए कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पे आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है और जल बूंदों के रूप में, एयर में मॉइस्चराइज के रूप में जल मौजूद है। यही जल हिमकण के रूप में बदलकर, आइस शीट के रूप में बदलकर पहाड़ों के ऊपर सफेद सफेद चादर का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और ये आइस इस पहाड़ों को कवर के रूप में ढके होती है। इसी से नदियां निकलती हैं। लेकिन अब ऋषि गंगा के समय में क्या हुआ, ऋषि गंगा का जो कांड हुआ है 7 फरवरी का समय है। तापमान, मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूं V2IAS एकेडमी से, दिल्ली में तापमान इस समय बहुत कम है, तो उत्तराखंड में तापमान तो और कम होगा। इसका मतलब यह है कि आइस शीट बढ़नी चाहिए और आइस शीट मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि ये ऋषि गंगा का कैसे टूटा ग्लेशियर। तो पहली कंडीशन जो है, ऋषि गंगा का जो ग्लेशियर टूटा है वो है बर्फ की चट्टानों का आइस शीट का टूटकर सरक गया। इतना आइस टूटा
और सरक गया। मतलब बर्फ फिसला, ये भाग मेन भाग से अलग होकर तेजी से नीचे की तरफ गया, और जब बर्फ फिसला तो घर्षण के कारण यह बर्फ गर्म होकर जल का रूप पकड़ लिया और मार्ग में पड़ने वाली नदियों को चौड़ा करते हुए, चीरते हुए, मलबा जुटाते हुए भीषण तबाही करता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि यह बर्फ यहां से अलग कैसे हुआ, टूटा कैसे, कैसे टूटा? अब देखिए, कहते इसका जो तत्कालिक रीजन है, तत्कालिक रीजन यह है कि इन पहाड़ों पर नीचे वनस्पतियां होती हैं। वनस्पतियां इन पहाड़ों को पकड़ी होती हैं, जड़ों को मजबूत करके रखती हैं, लेकिन अन्य कारणों से हमने वनस्पतियों को काट लिया, वनस्पतियों को काटकर इन पहाड़ियों को नग्न कर दिया। वर्षा की बूंदों ने इन पहाड़ियों को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पहाड़ी घिस गई, ये पहाड़ी घिस गई और ये बर्फ का भाग, क्योंकि बर्फ फिसल कर आगे तो बर्फ में गति होती है। अब इस पहाड़ी, जो कटा हुआ पहाड़ी था, इस पहाड़ी पर ये बर्फ रुक नहीं पाई, इसका भार बैलेंस नहीं कर पाया और यहां से ग्लेशियर आगे की तरफ मूव कर दिया, स्लाइड कर गया और ये पूरा का पूरा टूट कर जल सीधे नीचे भाग गया। अगर ये वनस्पतियां हम अपने व्यक्तिगत कार्यों से अगर पेड़ पौधों को काटे नहीं होते तो पहाड़ी नंगी नहीं होती, और पहाड़ी नंगी नहीं होती तो पहाड़ ये कटते नहीं, पहाड़ कटते नहीं तो अपने ऊपर के भार को वहन कर पाने में सक्षम थे, क्योंकि सदियों से यह पहाड़ इस ग्लेशियर को, अब इसके भार को क्या कर रहा है, अपने ऊपर झेले जा रहा है। लेकिन आज एकाएक टूटने का कारण क्या था कि यहां से तली कमजोर होकर अपने आप जर्जर हो चुकी थी, जो इस ग्लेशियर के भार को ले पाने में सक्षम थी। ये तो तात्कालिक कारण है जो इस घटना को तुरंत अंजाम दिया, लेकिन ये घटना जन्म कैसे ली, इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूं। लोगों की वैज्ञानिकता का भास होना, तेजी से बढ़ती हुई बुद्धि, विलासितावादी दृष्टिकोण, अय्यासी के नए नए माध्यम, प्राकृतिक चीजों का शोषण, ये सारी चीजें परिणाम देती हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार हानिकारक गैसों का निकलना, लगातार अवांछित ग्रीन हाउस गैसों का एटमॉस्फेयर में बैठना, ये तापमान को बढ़ाने का कारण है। ध्यान रखें, जब तापमान बढ़ेगा तो ये बर्फ कमजोर होती है और पिघलने की गति बढ़ जाती है। उस रीजन में टूटना तो सही था, लेकिन शीत ऋतु में ग्लोबल वार्मिंग का असर इस पे नहीं था, क्योंकि ये मजबूती से पहाड़ों को ठंडी में जकड़ लेती। तो ये तात्कालिक कारण तो ये है, लेकिन पीछे का जो कारण है, पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग कारण तापमान बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं। ध्यान रखना कि आज ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई है, कल गंगोत्री पिघलेगा, कल गंगोत्री ग्लेशियर पिघलेगा, और गंगोत्री ग्लेशियर इस तरह अगर पिघल गया होता तो आप जानिएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर पिघलने के बाद जब ये आगे बढ़ा होता जल, तो यही है भागीरथी और भिलंगना का संगम, और यही बना हुआ है टिहरी डैम। ये विशाल जलराशि जो यहां कांड की है, अगर यहां कांड हो गई होती तो टिहरी डैम भी टूट जाता। बहरहाल टूटा नहीं, सौभाग्य है दुनिया का, लेकिन ये कांड यहां हुआ। कारण ये था ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ वैश्वीकरण, बढ़ता हुआ जीवाश्म ईंधनों का जलना, उद्योगों का तेजी से बढ़ना, हानिकारक गैसों का निकलना, अब ये चीजें लगातार एटमॉस्फेयर को गर्म करती चली जा रही हैं। बहरहाल इस जगह पर अगर देखा जाए, अब इसकी जगह को, लोकेशन को देखते हैं। इतने कठिन जगह पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बनाना, आप जानते हो जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट बनता है, जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें बिजली स्टोर की जाती है। बिजली, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां से रेडिएशन होगा, ऊर्जा रेडिएशन के माध्यम से निकलती है, और जब रेडिएशन होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि गर्मी बाहर निकल रही है। तो पावर प्रोजेक्टों से भी जो गर्मी निकल रही थी वो भी ग्लेशियर के पिघलने का कारण थी। बहरहाल इस ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट तपोभूमि से यहां पर और ऐसे अनेकों पावर प्रोजेक्ट हैं जिन्हें जबरदस्ती बना दिया गया है, और ऐसे ग्लेशियर के बगल में ऐसे पावर प्रोजेक्टों का बनना पर्यावरण नहीं, मानव जनता के लिए बहुत दुखदाई है। आगे देखिए कि जब, और क्या है, आप लोग एक बात जान लीजिए, कि इन क्षेत्रों में
लगभग 24 के आसपास पावर प्रोजेक्ट हैं। इतने बड़े लेवल पे हाई एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएशन हो रहा है, ऊर्जा बिखर रहा है। इस ऊर्जा के कारण ये ऊर्जा जाएगी कहां? जब आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एकाएक तापमान गर्म हो रहा है, तापमान गर्म होने से ग्लेशियर पिघलेंगे, चेतावनी है। तो फिर भी इतने पावर प्रोजेक्ट यहां लगाकर नदियों के जल को रोककर क्या साबित करने का प्रयास हो रहा है? खतरनाक जगह है, आगे से समझ जाइए, क्योंकि विनाश को जन्म देने का काम हम स्वयं कर रहे हैं। फिर बहते हुए जल में जब डूब के आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है कि मृत्यु का तांडव कितना भयानक होता है। आगे और देखिए, कंडीशन ये बन गई कि ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, आइए देखते हैं ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है। इस ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जल ने पूरी तरह तबाह कर दिया, डैम बह गया, भीषण तबाही ला दिया। तो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट क्या है? कहते हैं ये देवभूमि में ऋषिगंगा नदी पर चमोली जिला में बिजली उत्पादन की परियोजना है। 10 वर्षों से कार्य क्षेत्र में लगी हुई है और यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने इस ऋषिगंगा नदी पर क्या लगाया है? ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट लगाया है। इस पावर प्रोजेक्ट का पर्यावरण वैज्ञानिकों ने, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने विरोध किया कि ये प्रोजेक्ट यहां पे नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को बहाल कर दिया गया। और आप जानते हो कि परिणाम स्वरूप निकला क्या? इस प्रोजेक्ट को प्राकृतिक शक्तियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। आगे देखिए, कंडीशन ये बन गई, ऋषिगंगा का जल आया तेजी से बह के धौलीगंगा में, और तपोभूमि पावर प्रोजेक्ट जो अभी अनुमोदित था, इसके भी जो कार्य हुए थे ये भी पूरी तरह ध्वस्त हो गए। आगे जल, चीरता हुआ जल आगे बढ़ा। कहते हैं क्या पाओगे इससे? 13.2 मेगावाट बिजली की योजना थी धौलीगंगा और ऋषिगंगा के संगम पर रहड़ी गांव के आसपास। ये प्रोजेक्ट था जो इस समय ऋषिगंगा के प्रवाह से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आगे देखिए, तो ये ग्लेशियर का टूटना, ग्लेशियर का पिघलना आगे भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पे ना हम वृक्ष लगा रहे हैं, ना पहाड़ियों से वृक्षों को काट रहे हैं। काटने के बाद ये सारी चीजें नंगी होती जा रही है। बर्फ के लिए ऊपर आइस शीट के लिए बेस नहीं मिल रहा है। कल केदारनाथ टूटा था 7 साल पहले, इसके बाद बद्रीनाथ में भीषण तबाही आई। इतनी भीषण तबाहियों के बाद हम प्रकृति के साथ खेलना क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? एज ए टीचर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? प्रकृति की विनाश लीला, ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, विकसित देश विकासशील देशों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, विकासशील देश विकसित देशों के ऊपर लगाते हैं, ये वैश्विक मामला है। इसे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर एक साथ नहीं रोकने का प्रयास किया तो बढ़ते बढ़ते ये प्राकृतिक विनाश ला देगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे और समस्त मलबे समुद्र में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब ग्लेशियर खत्म होगा इसी तरह पिघलकर, तो ये हरी भरी नदियां जो आज एवरग्रीन रिवर कहलाती हैं, सब के सब सूख जाएंगी। परिणाम स्वरूप गंगा का लहराता ये मैदान, पंजाब का ये खुशहाल प्रदेश क्या हो जाएगा? सूखे बंजर रेतीले क्षेत्रों में बदल जाएगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जिससे प्रत्येक जनमानस तक पहुंचे और ऐसे लोगों के पास भी पहुंचे जो ये वीडियो मेरा देखें, जिनके हाथों में शक्तियां हैं और इन चीजों को वो संभाल सके, क्योंकि प्रकृति अपनी विनाश लीला करने के लिए तुरंत तैयार है। ओके दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आगे देखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।